हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे नेशनलिज्म इन यूरोप, यानी कि यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। अब नेशनलिज्म यानी कि राष्ट्रवाद, इसका मतलब क्या होता है? पहले यूरोप में ज़्यादातर अधिकांश कंट्रियों में, अधिकांश देशों में मोनार्की सिस्टम था, जैसे कि फ्रांस, जर्मनी और इटली। और यहाँ पर ये जो कंट्रीज़ थी यूरोप की, ये भी छोटे छोटे टुकड़ों में बटी हुई थी। ठीक वैसे ही जैसे कि भारत में पहले राजाओं का शासन था, अलग अलग जगहों के अलग अलग राजा थे। तो भारत में तो करीब 600 से ज़्यादा रियासतें थीं राजाओं की। इसी तरह से जर्मनी और इटली में भी, और इसके अलावा अरे जो दूसरी यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, ये भी आपस में कई स्टेट्स में बटी हुई थी, और इनमें भी अलग अलग राजा थे और वो अपनी मनमानी करते थे। तो राष्ट्रवाद का मतलब होता है कि राजाओं को हटाकर या उनकी शक्ति को कम करके कुछ ताकत जनता के हाथ में भी आना, ताकि राजा अपनी मनमानी ना कर सके। तो ये कोशिश की गई यूरोप में कि राजाओं को हटाकर उनकी जगह जनता अपने हाथ में कुछ शक्तियाँ ले, कुछ रूल्स ले, कुछ फैसले कर सके। तो ये चैप्टर शुरू होता है नेशनलिज्म इन यूरोप। अब इसमें आप, ये चैप्टर 1 है हिस्ट्री का 10th क्लास का। अब इसमें आप पहले पेज पर एक पिक देखेंगे बनी हुई, एक तस्वीर जिसमें बहुत सारे लोग आपको नज़र आ रहे हैं और एक स्टैचू नज़र आ रहा है। तो ये पिक्चर ही अपने आप में बहुत इम्पॉर्टेंट है, और इस पिक्चर पर ही बहुत सारे सवाल बनते हैं और एग्ज़ाम में आते रहते हैं। तो इस वीडियो में हम ज़्यादातर इस पिक्चर्स की डिटेल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। अब सबसे पहले इस पिक को बनाया किसने, इस तस्वीर का निर्माता कौन है? तो इसका जो आर्टिस्ट है इस पिक्चर का, उस पर भी सवाल आया था कि इसको किसने बनाया। तो इसको बनाया गया फ्रेडरिक सोर्यू ने, फ्रेडरिक सोर्यू। और 1848 में, 1848 ईस्वी में इसको बनाया गया। ये फ्रेडरिक सोर्यू की कल्पना का चित्र है, यानी कि उसने जिस नज़र से देखा यूरोप को कि यूरोप ऐसा होना चाहिए, तो वो उसने इस चित्र में प्रस्तुत किया है। तो ये काल्पनिक चित्र है, असली स्थिति यूरोप की ऐसी नहीं थी। अब सबसे पहले इस पिक में दिखाए गए स्टैचू की बात करते हैं कि वो स्टैचू किसका है, ये एग्ज़ाम में पूछ लेते हैं। तो वो स्टैचू है स्टैचू ऑफ लिबर्टी, यानी कि स्वतंत्रता की प्रतिमा। अब दूसरी चीज़, इस प्रतिमा के हाथ में, इस स्टैचू के हाथ में क्या क्या है? एक हाथ में आप देखेंगे इसमें है टॉर्च ऑफ एनलाइटमेंट, यानी कि ज्ञान का प्रकाश फैलाने का यंत्र, एक टॉर्च जिससे संसार में ज्ञान फैले, प्रकाश फैले। और इसके दूसरे हाथ में है चार्टर ऑफ राइट्स ऑफ मैन, यानी कि मनुष्य के अधिकारों का घोषणा पत्र, डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। तो ये दो चीज़ें हैं स्टैचू के हाथ में। तो ये एक फीमेल स्टैचू है, क्योंकि पहले फ्रांस में आज़ादी को, स्वतंत्रता को एक महिला का स्वरूप, एक लेडी फिगर माना जाता था। तो एक फीमेल स्टैचू है, और इसके दोनों हाथों में क्या है? एक में टॉर्च ऑफ एनलाइटमेंट और दूसरे में चार्टर ऑफ ह्यूमन राइट्स है। अब सवाल है कि इसके आसपास कितने लोग खड़े हुए हैं, कितने लोग इससे आगे निकल चुके हैं, और ये लोग कौन हैं जो एक लंबी सी पंक्ति में क्यू बनाकर खड़े हैं और चलते जा रहे हैं। तो इस क्यू में जो सबसे आगे रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, जो लोग हैं, वो कौन से देश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं? तो जो सबसे आगे हैं इसमें, वो दो देशों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एक तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और दूसरा स्विट्ज़रलैंड। इन दोनों देशों में राष्ट्रवाद आ चुका था। तो सबसे पहले नेशनलिज्म का राइज कहाँ पर हुआ? यूएसए में और स्विट्ज़रलैंड में। ये दोनों नेशन स्टेट बन चुकी हैं, और बाकी के जो लोग हैं, बाकी के जो देश हैं, उनकी बात करते हैं, जिनके रिप्रेजेंटेटिव्स उनके पीछे पीछे चल रहे हैं।
तो सबसे पहले उनके बाद तीसरे नंबर पर आता है फ्रांस के लोग, जो एक तिरंगा झंडा लेकर, जो रेवोल्यूशनरीज ऑफ फ्रांस हैं, क्रांतिकारी हैं फ्रांस के, वो अमेरिका और स्विट्ज़रलैंड के पीछे पीछे चल रहे हैं। उसके बाद जर्मनी के लोग हैं, जो काला, लाल और सुनहरा झंडा हाथ में थामे हुए हैं। यानी कि जो जर्मनी के फ्लैग का कलर्स हैं वो कौन कौन से? रेड, ब्लैक एंड गोल्डन। अब बात करते हैं जो सामान नीचे बिखरा हुआ पड़ा है लोगों के पैरों के पास, स्टैचू के सामने, तो वो क्या चीज़ है, इसके बारे में पूछा जा सकता है। तो वो सब सिंबल्स हैं डेस्पोटिक पावर्स के, यानी कि राजाओं को नष्ट किया जाए और उनके जितने भी सिंबल्स होते हैं, जैसे क्राउन है या उनके फोर्ट हैं या हथियार हैं, उनके जो टूटे फूटे पार्ट हैं, मीन्स द रुइंस ऑफ डेस्पोटिक पावर आर लाइंग ऑन द ग्राउंड, वो सब कुचले हुए टूटे फूटे पड़े हैं। तो ये क्या संदेश देते हैं कि यूरोप के लोग अब मोनार्की से थक चुके थे और वो किसी भी कीमत पर, किसी भी कॉस्ट पर, दे वांटेड द एंड ऑफ मोनार्की सिस्टम। तो ये जो नीचे सामान पड़ा था उसके बारे में मैंने आपको बताया वो क्या रिप्रेजेंट करता है। चलिए अब इसकी बात करते हैं जर्मनी की। जर्मनी भी तब तक यूनाइटेड नहीं था। जर्मनी में भी बहुत सारी स्टेट्स थी, अलग अलग राजा थे वहाँ के, और वहाँ पर वो चाहते थे कि जर्मनी को यूनिफाई किया जाए, उसको एक कंट्री बना दिया जाए, जिसके बारे में हम इस चैप्टर में बाद में पढ़ेंगे। तो जर्मनी वाज नॉट ए यूनाइटेड नेशन टिल 1848 तक, यानी जब ये चित्र बनाया गया था तब तक जर्मन यूनाइटेड स्टेट्स नहीं था, एक जुड़ा हुआ जर्मनी नहीं था। अब इसमें और कौन कौन से देशों के चित्र में लोग खड़े हुए हैं उनकी बात करते हैं। तो बहुत सारे देश हैं। जर्मनी के बाद है ऑस्ट्रिया, किंगडम ऑफ टू सिसिलीज, लोम्बार्डी, पोलैंड, इंग्लैंड, आयरलैंड, हंगरी और रशिया के लोग इसके बाद लाइनों में खड़े हुए हैं, और ये सब भी चाहते हैं कि राष्ट्रवाद आए और मोनार्की सिस्टम ख़त्म हो जाए। और अब बात करते हैं कि आकाश में भी कुछ लोग आप देख रहे हैं, देवी देवता खड़े हुए हैं। तो वो लोग हैं जीसस क्राइस्ट एंड अदर गॉड्स। इसके अलावा कुछ जो सेंट्स हैं, संत लोग हैं, फरिश्ते हैं, वो सब भी इस चित्र की ओर, इन लोगों की ओर आकाश से देख रहे हैं। तो ये इस चित्र के बारे में हुआ कि इसमें क्या क्या दिखाया गया था। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फ्रांस की क्रांति और राष्ट्र का विचार, यानी कि रेवोल्यूशन ऑफ फ्रांस एंड थॉट ऑफ ए नेशन स्टेट। आपने 9th क्लास में फ्रांस का पहला चैप्टर पढ़ा था, उसमें एक ईयर था 1789, जिसमें फ्रांस की क्रांति की शुरुआत हुई थी, जब बेस्टाइल का फोर्ट तोड़ दिया गया था पेरिस की जनता के द्वारा। और फ्रांस पर उस समय एक डेस्पोटिक, एक्रोक्रेटिक, या फिर आप कह सकते हैं कि डिक्टेटर राज करता था, जो आपने 9th में पढ़ा था। उसका नाम था लुई 16। तो लुई 16 के खिलाफ 1789 में फ्रांस में क्रांति हुई, रेवोल्यूशन हुई थी, और बहुत सारे बदलाव वहाँ पर हुए। तो रेवोल्यूशन ऑफ फ्रांस के बाद जो फ्रांस का कंट्रोल था, नियंत्रण था, वो राजा के हाथ से निकलकर फ्रांस के नागरिकों के हाथ में आ गया था। और फिर फ्रांस के सिटीजन ने ये डिक्लेरेशन की कि हम एक नेशन स्टेट बनाएंगे और हम फ्रांस के लिए नए रूल्स भी बनाएंगे। तो शुरुआत में फ्रांस के रेवोल्यूशनरीज़ ने ऐसे कदम उठाए, ऐसे मेजर्स लिए कि जिससे जो फ्रांस के लोग थे वो अपने आप को एक समझने लगे कि हम यूनाइटेड हैं। उनके अंदर एकता की भावना पैदा की गई। जैसे कि एक आइडिया था लॉ पेट्री फ्रेंच वर्ड है जिसका मतलब होता है पिता की भूमि, पितृभूमि, और नागरिक यानी कि सिटीजन, जिसको फ्रेंच में बोलते हैं ली सिटोयन, जिसका मतलब क्या होता है? सिटीजन होता है। तो उन्होंने एक सामूहिक संगठन पर, एक यूनाइटेड लोगों का ग्रुप बनाने पर जोर किया, और जिसमें सबको समान अधिकार दिए गए।
फ्रांस के लिए एक नए झंडे का निर्माण किया गया। अ न्यू ट्राई कलर वॉज फॉर्म्ड इंस्टेड ऑफ मोनार्की फ्लैग। जो राजा का फ्लैग था उसको हटाकर एक फ्रांस के लिए नया झंडा बनाया गया। अब जैसे हर देश में पार्लियामेंट होती है, ऐसी फ्रांस की पार्लियामेंट थी एस्टेट जनरल लुई 16 के समय। अब एस्टेट जनरल में इलेक्शन के द्वारा, चुनावों के द्वारा वहाँ के रिप्रेजेंटेटिव्स को चुना जाने लगा और उसका नाम बदलकर एस्टेट जनरल का क्या कर दिया गया, नेशनल असेंबली। ये भी इम्पोर्टेंट बात है कि व्हाट वाज द न्यू नेम गिवन टू एस्टेट जनरल। तो एस्टेट जनरल वाज रीनेम्ड एज नेशनल असेंबली एंड मेंबर्स ऑफ स्टेट जनरल और नेशनल असेंबली वर इलेक्टेड बाय एक्टिव सिटीजन्स ओनली। तो सिर्फ एक्टिव सिटीजन्स ही उनका चुनाव कर सकते थे, यानी कि ओनली एक्टिव सिटीजन्स वर हैड राइट टू वोट। अब जिनके पास राइट टू वोट था उन्हीं को एक्टिव सिटीजन कहा गया। एक्टिव सिटीजन्स में फीमेल्स यानी कि लेडीज़ शामिल नहीं थी। दे डिडंट हैव एनी राइट टू वोट, दे वर नॉट गिवन राइट टू वोट। और जो मेल थे उनको भी सबको एक्टिव सिटीजन ही बनाया गया, जो एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ टैक्स पे करते थे, जो कि नॉर्मली बराबर होता था 3 डेज लेबर वेज के बराबर। यानी कि 3 दिन में एक श्रमिक या एक काम करने वाला जितने पैसे कमाता है उतना टैक्स अगर कोई देगा तो ही विल गेट राइट टू वोट। तो वो थे एक्टिव सिटीजन्स। इसके अलावा जो मार्टिर्स थे, शहीद थे, उनके लिए काफ़ी गाने लिखे गए, उनके लिए सॉन्ग्स लिखे गए और नई नई ओथ्स, कस्में खाई गईं। एंड लॉज, इक्वल लॉज वर मेड फॉर द ऑल सिटीजन्स ऑफ फ्रांस। सबके लिए एक जैसे कानून बनाए गए। तो ये सब किसने किया? जब लुई 16 ख़त्म हो गया और वहाँ पर नेशनल असेंबली बनी तो ये सब वहाँ पर बदलाव हुए। और यहाँ पर एक जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट ड्यूटी लगती थी, आयात निर्यात का शुल्क लगता था, वो भी नए सिस्टम से लगाया गया और उसको एक समान व्यवस्था की गई लगाने की, कि पूरे देश में एक जैसा ही इम्पोर्ट एक्सपोर्ट टैक्स वगैरह लगे, या फिर मोस्टली इसको वैसे ख़त्म कर दिया गया था। तो यू कैन से दैट इंटरनल कस्टम ड्यूटीज़ एंड ड्यूज़ वर स्टॉप्ड। तो जितनी भी देश के अंदर अंदर कस्टम ड्यूटी लगती थी, अंदर अंदर सिर्फ देश के, वो सब हटा दी गई। एंड सिस्टम ऑफ यूनिफॉर्म वेट्स एंड मेजर्स वाज इंट्रोड्यूस्ड। पूरे फ्रांस में नापने तोलने के लिए एक जैसा सिस्टम लागू किया गया। और अब वहाँ की राष्ट्रभाषा कौन सी बनी? फ्रेंच। फ्रेंच वाज डिक्लेयर्ड एज द नेशनल लैंग्वेज ऑफ फ्रांस। तो अब इस लेक्चर में आज इतना ही करेंगे और आगे नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन बाय।